आज एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स हो चुके होंगे, मिड टर्म एग्जामिनेशन हो चुका होगा। मिड टर्म एग्जाम आपका फाइनल मार्क तो डिसाइड नहीं करेगा, अभी भी आप एनालाइज कर सकते हो कि कहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और एटलीस्ट तुमको फील हो रहा है कि तुम कहां स्टैंड करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुमको अब शुरुआत करनी है अच्छे से, क्योंकि एक बार तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन के लिए आप माइंड मैप्स और वन शॉट में आ सकते हो। तो स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ इटसेल्फ, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आने वाला। हेलो 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 एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं मेरे निंजास? आई वेलकम यू ऑल टू दिस योर amazing platform of ICSE वाला क्लास 9th and 10th. My name is Upasana Mongia and I'm your biology mentor. And आज एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स हो चुके होंगे, मिड टर्म एग्जामिनेशन हो चुका होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स के हो चुके होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले हैं अपकमिंग डेज में, अपकमिंग मंथ में। क्या प्लान्स हैं तुम्हारे? मिड टर्म एग्जाम आपका फाइनल मार्क तो डिसाइड नहीं करेगा, बट ये आपको आपकी पोजीशन, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। जिन बच्चों के मिड टर्म एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, तो मेरी बात सुनो यार, कोई बात नहीं। मिड टर्म एग्जाम्स अगर हाथ से जा चुके हैं, टाइम कम है पर अभी भी बचा है, अभी भी आप चीजों को कंट्रोल में ले सकते हो, अभी भी आप एनालाइज कर सकते हो कि कहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कहां पर आपके मार्क्स यहां से यहां आ सकते हैं। बट उसके लिए ना आपको एक एनालाइज करके अपने आप की परफॉर्मेंस को बेहतर करना होगा। यहां पर इस वीडियो के अंदर हमारा टारगेट क्या होने वाला है कि हम मिड टर्म एग्जाम्स तो दे चुके हैं, बट अब हमें मास्टर कैसे बनना है। देखो, मिड टर्म एग्जाम्स हो गए, अच्छी बात यह है कि तुमने तैयारी तो करी, तुम एटलीस्ट उसके लिए अपीयर करके आए हो और एटलीस्ट तुमको फील हो रहा है कि तुम कहां स्टैंड करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी भी मौका है कम बैक करने का, क्योंकि अभी भी तुम चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे बनेंगे मास्टर? मैम कैसे करेंगे हम फाइनल एग्जामिनेशन में बढ़िया स्कोर, ये मैं तुमको बताने वाली हूँ। छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, जिसको अगर आप ऑब्जर्व कर लो और उस पर काम कर लो, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एंड कुछ बच्चे तो टॉप भी कर जाते हैं। देखो, मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। लास्ट ईयर जो हमारा रिजल्ट आया, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। जो बच्चों का रिजल्ट आया विक्ट्री बैच से, 99.6% भी बच्चों के आए हैं। अब अगर ये एक टॉपर माइंडसेट है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो बच्चों से जब इंटरव्यूज हुए तो उन्होंने बोला कि मैम हम शुरू से ही स्टार्ट नहीं कर रहे थे, हम भी काफी बार डिस्ट्रैक्ट हुए, हमारे भी बेटा मैम बहुत सारे मिड टर्म एग्जाम्स हुए, बीच में जो भी हमारे एग्जाम्स होते थे, पीटी होते थे या फिर प्री बोर्ड्स होते थे, उसमें हमने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया था। और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो कह रहे थे कि स्टार्टिंग से हमने पढ़ाई नहीं करी है, बट जब हमारे पास कम टाइम था तो एक मोटिवेशन आया कि टाइम कम है और अब यार चीजों को खुद कंट्रोल करके उस पर काम करने का टाइम आ गया है। तो यानी कि अगर मिड टर्म अच्छा नहीं हुआ तो अभी भी वक्त है, अभी भी टॉप कर सकते हो, अभी भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अच्छा, यहां पर मैं एक परसेंटेज नहीं डिसाइड करना चाहती कि 99 और 98 ही अच्छा है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। मिड टर्म से बेहतर, बहुत बेहतर रिजल्ट तुमको लेकर आना है। अब जिन बच्चों के एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, बेटा आप लोगों के लिए ना एक सबसे पहले मैं एक टिप देना चाहती हूँ कि जो बच्चे अभी 15 दिन में, 20 दिन में, एक महीने में जिनके एग्जाम्स हो जाएंगे मिड टर्म, आप प्लीज 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 फोकस करो उन चीजों पर जो आपकी बहुत वीक हैं। प्लस आपको हार्ड चीजें अभी पिक नहीं करनी है। कोई कॉन्सेप्ट या कोई भी ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा मुश्किल तुमको लगता है, उस पर टाइम अभी मत वेस्ट करना। तुम उन चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज करो जो इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीटेड आ रहा है। यानी कि आपको हार्ड और एक्स्ट्रा चैलेंजिंग क्वेश्चंस अभी के लिए अवॉइड करने हैं, क्योंकि अब टाइम है उन चीजों को करने का जो बैक टू बैक पेपर में आ ही रही हैं। बेटा हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उन पर फोकस करना। एक्स्ट्रा चैलेंजिंग क्वेश्चंस अभी नहीं लगाने हैं। फिर से मौका आएगा, फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो, तब आप वहां पर पहुंचो, बट अवॉइड एक्स्ट्रा चैलेंजिंग क्वेश्चंस फॉर नाउ। ठीक है? तो आपकी जो बुक्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, या फिर मैराथन अगर आप देख रहे हो, माइंड मैप्स अगर आप देख रहे हो, अभी उसी से काम चलाओ। मान लो तुम्हारा कोई चैप्टर है जो तुमने बैच में अटेंड नहीं किया या तुमने डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है, बेटा उसका वन शॉट या माइंड मैप लगाना है तुमको। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं एंड थोड़े निराश बैठे हैं कि मैम इतना अच्छा नहीं हुआ। बेटा डू नॉट वरी। सेकंड प्लान ऑफ एक्शन इज रिपेयर द चैप्टर्स वेयर यू लॉस्ट मार्क्स।
आपके पास एक रिजल्ट आ गया है, आपको पेपर में अपीयर करके खुद पता चल गया कि आपकी क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है। तो अब आपका क्या काम बनता है कि जो चीजें या जो चैप्टर्स आपके वीक हैं उसमें मास्टरी करो। जो चीजें आती है उसको बार बार करने का कोई फायदा नहीं है। तुमको पता है कि तुमको जेनेटिक्स का चैप्टर अच्छे से आता है, तो बार बार उसी को लेकर मत बैठो। अगर उसका अच्छे से कर चुके हो तो मूव टू द चैप्टर जिससे तुम अभी तक डर रहे थे, जो तुमको अभी तक डिफिकल्ट लग रहा था। ठीक है, और तुमको अब शुरुआत करनी है अच्छे से, क्योंकि एक बार तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन के लिए आप माइंड मैप्स और वन शॉट में आ सकते हो, एंड अभी भी टाइम है, बट अब तुमको टाइम का पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बेटा अगस्त खत्म हो चुका है, सितंबर में हम एंटर कर चुके हैं। फेस्टिवल्स और छुट्टियां आने वाली हैं, सर्दियों की छुट्टियां आएंगी, क्रिसमस आएगा, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा। उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना, उसको ऐसी लेट गो मत कर देना, उसको वेस्ट मत कर देना, क्योंकि जब वो टाइम निकल जाएगा ना और फिर प्री बोर्ड जब तुमको सामने दिखेंगे तो बेटा आप स्ट्रेस में आ जाओगे। तो स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ इटसेल्फ, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आने वाला है। तो सेकंड एक्शन ऑफ प्लान हमारा ये रहेगा कि अब हमने एनालाइज कर लिया कि कौन सा चैप्टर कमजोर है और कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है, तो कमजोर चीजों को ऊपर लेकर आओ, जो वीक चीजें हैं उस पर मेहनत करो। ठीक है, उसके लिए तुमको हो सकता है एक छोटा सा टाइम टेबल डिजाइन करना पड़े और उस चीजों की रिवीजन भी तुमको बैक टू बैक करनी पड़े। एक बार चीजें कर लोगे तो रिवीजन भी करनी पड़ेगी। रिवीजन की एक मैं मतलब बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ कि एक फाइनल चीज जो आपको रिवाइज करनी है उसका एक पैटर्न होता है। आज करो, कल करो, 3 दिन के गैप में करो, फिर 7 दिन के गैप में करो। गैप लेकर आना है, इसको हम स्पेस रिवीजन का मेथड बोलते हैं, जो बहुत हेल्पफुल होता है। एक बार पढ़ लिया, अगले दिन फिर से रिवाइज कर लिया, फिर गैप लेकर रिवाइज करो, फिर और लंबा गैप लेकर रिवाइज करो, क्योंकि तुमको फाइनल की तैयारी करनी है ना। चलो, तो सेकंड एक्शन ऑफ प्लान तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। थर्ड एक्शन ऑफ प्लान इज रिवाइज इन शॉर्ट रेगुलर स्लॉट्स। आपका दिमाग आप पहचानो कि किस तरीके से काम करता है। मोस्टली बच्चे जो हैं लंबे टाइम तक पढ़ के सैचुरेट हो जाते हैं, वो थक जाते हैं कि भाई इतना ज्यादा हम नहीं कंटेन कर सकते हैं, वी नीड सम ब्रेक्स। तो अच्छी बात है, ब्रेक ले लेकर पढ़ो। 30 to 40 मिनट्स जीरो डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए। उसके बाद तुम आ जाओ, एक छोटा सा ब्रेक ले लो, एंड देन फिर से उस स्टडी को स्टार्ट कर दो, रिज्यूम कर दो। अब ये आपको डिसाइड करना है कि मान लो आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप कोई भी एक एक्सरसाइज लेकर बैठो, आपको पता है वो 50 मिनट्स में, 60 मिनट्स में या 40 मिनट्स में हो जाएगी, उसको कंप्लीट करके ही उठना, फिर गैप लो और फिर आ जाओ दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर। बहुत लंबे टाइम तक बैठोगे तो थक जाओगे और सिर्फ एक दिन का जोश रहेगा, अगले दिन फिर वही हाल हो जाएगा। और आपको करनी है एक दिन पहले प्लानिंग। जैसे मान लो अगर मुझे वो बच्चे देख रहे हैं जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, बेटा सुनो, अगर 15 दिन में भी तुम्हारे एग्जाम्स हैं, तुमको चाहिए एक एडवांस प्लानिंग। तुमको एक दिन पहले अपना कल का दिन डिसाइड करना होगा कि तुम्हारा ये चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं, 1 घंटा इसको दूंगा, 1 घंटा इसको दूंगा, 2 घंटे इसको दूंगा, एंड इस तरीके से आपको दिन को खत्म करना है। अगर ये अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे, जो तुम कॉन्फिडेंस फील करोगे बेटा, वो तुम्हारे अच्छे मार्क्स भी लेकर आएगा। तो रिवाइज इन शॉर्ट रेगुलर स्लॉट्स का मतलब क्या है कि ब्रेक ले लेकर पढ़ना है, और रिवीजन भी अगर करनी है तो वो भी छोटे छोटे स्लॉट्स में करनी है, गैप ले लेके करनी है। मैम, फोर्थ एक्शन ऑफ प्लान क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर टीचर ने सुना होगा और ये तुमको पता भी होगा, बट तुम इस पे एक्ट नहीं करते हो। जब भी पढ़ने की बारी आती होगी ना, तो तुम अपने नोट्स उठाकर लेकर बैठ जाते होगे और उसको रीड करना शुरू कर देते होगे। वो बिल्कुल फेल्ड मेथड है, क्योंकि आप सिर्फ रीड कर रहे हो उन चीजों को, और एक पता है एक बहुत ज्यादा मेस्ड अप माइंड से बैठे हो जिसमें ऑलरेडी 100 चीजें चल रही हैं। तो पहले तो तुमको फोकस बनाना है, और जो तुम रीड कर रहे हो उन नोट्स को बंद करके बार बार रिकॉल करना है। इसको एक्टिव रिकॉलिंग मेथड बोलते हैं। अगर तुम खुद से बात कर करके याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो मेक श्योर कि सिर्फ किताब लेकर या नोट्स लेकर रीड नहीं करना है, उसको बंद करके खुद से बात करके अपने दिमाग में सोच के उसको दिमाग में सेट करना है। दिस इज द बेस्ट मेथड। इसको एक्टिव रिकॉलिंग भी बोलते हैं, एक्टिव रिवीजन भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रैक्टिस PYQs। आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। इवन ऑन दिस चैनल चैप्टर वाइज एंड बहुत सारी वीडियोस हर सब्जेक्ट की डली हुई है, जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर एक बार कॉन्सेप्ट हो गया, हाँ मैम एक बार शॉर्ट जो भी नोट्स हैं उसको शॉर्ट में रिवाइज भी कर लिया है, अब क्या आता है? अब आता है फाइनल स्टेप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी? वो क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस जो पिछले साल फाइनल पेपर में आए हैं, वो क्वेश्चंस जो सैंपल पेपर में होते हैं, और वो जो कि स्पेसिमेन पेपर में होते हैं। आपके टीचर्स लास्ट तक आपका साथ देंगे,
बट आपको उनको फॉलो करना है। जो भी इस चैनल पर आता है उसको अगर बार बार देखोगे तो आप, जैसे अगर मैं बायो की बात करूं तो मैं कोई भी चैप्टर डाल रही हूँ तो उसके साथ स्पेसिमेन क्वेश्चंस डाल रही हूँ। जो 2025 का पेपर आया था उसके क्वेश्चंस डाल रही हूँ चैप्टर वाइज। तो मैंने तुम्हारे लिए चीजें आसान कर दी कि मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डाल दिए, पर बेटा करना तो तुमको ही पड़ेगा, है ना। इन द एंड मेहनत तो तुम्हारी ही है जो लास्ट में रंग लाएगी। मान लेते हैं वो बच्चे जिनकी तैयारी काफी हद तक है, मैम हम क्या करें, हमने PYQs भी कर लिए, अब तुमको पूरा पूरा सैंपल पेपर लगाना है। आप PW के सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरा सैंपल पेपर आपके फाइनल पेपर की फॉर्म में होता है, उसको लेकर बैठो, जितनी देर का एग्जाम होता है उसका टाइमर लगा दो और बेटा वो वाले क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। कंसीडरिंग कि अभी मिड टर्म है, आधा सिलेबस ही हुआ होगा, आधा सिलेबस ही आ रहा होगा, तो आप वो वाले क्वेश्चंस आधे टाइम में खत्म कर लो, सिंपल। तो PYQs नहीं करने छोड़ने हैं। उसके बाद है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इस बार और ज्यादा आने के चांसेस हैं, 25% से भी ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तुमको दिखेंगे। डायरेक्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस बना दो, डाई हाइब्रिड क्रॉस बना दो, या फिर SST में कोई लॉ होगा, कोई बात होगी, वो एग्जैक्टली तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। एक कंडीशन बनाई जाती है, एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, एंड तुमको जितना डर लगता है ना इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से, ये उतने ही आसान होते हैं। क्योंकि एक पैराग्राफ बना दिया, आप उस पैराग्राफ का मतलब समझ गए तो आप आराम से क्वेश्चंस कर पाओगे। तरीका बदल रहा है पेपर का, बार बार प्रैक्टिस करोगे, नए नए सैंपल पेपर्स लगाओगे, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी फाइनल एग्जाम की। इतनी बात समझ आ गई तो वी आर रेडी फॉर 5th एक्शन ऑफ प्लान, दैट इज प्रायोरिटीज वीक एरियाज फर्स्ट। बहुत सारे बच्चों से काफी बार मैं पूछती हूँ तो उनको कुछ बच्चों को बायो इजी लगता है, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री इजी लगता है, फिजिक्स इजी लगता है। तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि तुम्हारे लिए ये सब्जेक्ट इजी है, तो उसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे दो। अब आ जाओ उस सब्जेक्ट के ऊपर जिसमें तुमको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टॉपिक्स देख मिलते हैं, तुमको उसमें डिफिकल्टी लगती है, तुमको उससे डर लगता है, तो उसको अब प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि एग्जाम तो उसका भी आएगा, मार्क्स तो उसके भी जुड़ेंगे। जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है ना, उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, और जो तुम्हारे वीक सब्जेक्ट्स हैं उस पर एक्शन लेना शुरू करो, उसको प्रायोरिटी पे टाइम टेबल बना के प्रैक्टिस करना शुरू करो। और टाइम टेबल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुमको 1 महीने 6 महीने का टाइम टेबल बनाना है, नहीं, आपको दिन का टाइम टेबल बनाना है। जैसे तुमको मैथ्स में लेट्स जस्ट से ट्रिग्नोमेट्री बहुत लेंदी है और डिफिकल्ट लगती है, तो उसको लेकर बैठो, 3 दिन का टारगेट बनाओ और उस ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर दो यार। तुम्हारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, आपके पास टीचर्स हैं, आप उनसे समझ सकते हो, आपके पास फ्री रिसोर्सेज हैं यूट्यूब के ऊपर, और आपके पास किताबें हैं बेटा, बस आपको बैठना है और एक डिसीजन लेना है कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ठीक है, सो आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने वीक एरियाज को। हर सब्जेक्ट एक इंपॉर्टेंस रखता है, बार बार बोल रही हूं कि जो सब्जेक्ट आसान लगता है उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो, उसमें इतने बढ़िया नंबर आने चाहिए कि 2-3 नंबर किसी और सब्जेक्ट में कट भी गए ना, वो कॉम्पेंसेट हो जाए। ठीक है, ये एक टॉपर स्ट्रैटेजी भी होती है। एनीवे, तो ये थे हमारे प्लान ऑफ एक्शन। तो मैं अब आपको एक ऑल द बेस्ट जरूर देना चाहूंगी, एक फंडा जो हम अपनाते हैं, क्योंकि मैं बायो की टीचर हूँ और बच्चों को लगता है कि बायो में तो सिर्फ रट्टे मारने होते हैं, तो आई वुड जस्ट से कि रट्टों को बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है, रट्टों को बिल्कुल बाय बाय कर दो और इजी अंडरस्टैंडिंग को हेलो हाई कर दो। विक्ट्री बच्चों के लिए आई एम नॉट जस्ट उपू मैम, उन्होंने मुझे उपू मम्मी बना दिया है, तो जस्ट रिमेंबर कि लास्ट तक लगे रहेंगे, बस तुम भी आना मेहनत करने के लिए। इफ यू आर रेडी, योर टीचर्स आर ऑलवेज रेडी, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। ऑल द बेस्ट जिनके मिड टर्म एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, और उनको भी डबल ऑल द बेस्ट जो अभी तैयारी करना शुरू करेंगे, और इस जो हमने यहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन की बात करी है उसका इम्पैक्ट होने वाला है उनके ऊपर। मैं बिलीव करती हूँ ट्रूली कि निंजास अब एक्ट करना शुरू कर देंगे। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो ड्रॉप इन द कमेंट्स, उसको जरूर देखा जाएगा एंड मैं आपको क्लासेस में उसका सॉल्यूशन जरूर बता दूंगी। अपना बहुत ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, उसके बाद हेल्थ अच्छी होगी तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओगे। और हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल हेल्थ भी। क्लियर योर हेड, कर दो इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है, हटा दो उसको फोन से, अब जरूरत नहीं है, अब नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए, बचा ही नहीं अब तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए। ओके, सो डोंट वरी, द PW टीम, ICSE टीम इज देयर फॉर यू टिल द एंड, एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय, विल सी यू